नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनआउ का खास कार्यक्रम द एएनआउ शो। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज इस खास एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की, जिनको वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन खुले मन से गाली दी गई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद हम बात करेंगे एससीओ समिट की, बताएंगे कि अमेरिका में इस बैठक को क्यों दिखावा बताया और ट्रंप के सलाहकार को पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी को देखना क्यों शर्मनाक लगा। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आंदोलन के आंदोलनकारी को फटकार लगाई है। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या अब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट मराठा आंदोलन के आंदोलनकारियों के ऊपर नकेल कसेगी। इसके बाद खबरों में बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा भेजे बिलों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाले मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई की। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान में आए भूकंप की, जिसमें अब तक 1400 जानें चली गई हैं, 3200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया है। साथ ही बात करेंगे भारत से भेजी गई मदद की और पीएम मोदी के संदेश की भी। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन की, जहां बिहार के दरभंगा में खुले मंच से पीएम मोदी की मां को गालियां बकी गई। चीन से वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा, बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई। ये गाली सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर जुड़े थे, जहां उन्होंने 36 मिनट तक जनता को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं, समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए मेहनत की है। इसमें मेरी मां और उसके आशीर्वाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे जन्म देने वाली मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था ताकि मैं समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकूं। हर मां चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके लिए कुछ करे, पर मेरी मां ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने मुझे आपके लिए भेजा और उसे दुनिया से जाने के बाद भी ये सब सुनना पड़ रहा है। अपनी मां को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए और उन्होंने भोजपुरी में कहा कि मां का स्थान देवी देवता से ऊपर मानल जाला, काहे कि आपन बाल बच्चा के ऊ एगो देवी नियर पोस पाल के बड़ा करेली। माई के बिना कोनो जिंदगी ना बन सकेला। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बिहार के लोगों को और सत्ता को अपनी विरासत समझते हैं। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। आपने गरीब माँ के बेटे को इस लायक बना दिया, ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। इनकी नामदारी वाली सोच बार बार उजागर होती है। इसी सोच से अब मेरी माँ, जिसका शरीर अब नहीं रहा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसे ये अपने मंच से गालियां दिलवा रहे हैं। संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि आज से 20 दिन बाद नवरात्र शुरू होगी, इसके बाद छठ का पर्व मनाया जाएगा। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की भरपाई बिहार के हर बेटे की जिम्मेदारी है। राजद और कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली में भी जाएं, उन्हें चारों तरफ आवाज आनी चाहिए, उनसे जवाब मांगनी चाहिए। हर गली से ये आवाज आनी चाहिए कि मां को गाली हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब खबरों में बात करते हैं अमेरिका की, खास करके ट्रंप के ट्रेंड सलाहकार पीटर नवारो की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। भारत पर निशाना साधते हुए नवारो ने कहा, एससीओ बैठक के दौरान मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। मैं नहीं समझ पा रहा कि मोदी क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो समझेंगे कि उन्हें रूस के बजाय हमारे साथ होना चाहिए। इसके एक दिन पहले भी नवारो ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक जाति की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इसमें अमेरिका और रूस का ही नुकसान नहीं, बल्कि आम भारतीयों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ये बात मोदी को समझनी चाहिए। नवारो ने भारत को रूस का वॉशिंग मशीन बताते हुए कहा कि भारत न सिर्फ व्यापार
असंतुलन बढ़ा रहा है बल्कि ऐसे रिश्तों को मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी एससीओ समिट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दिखावा करार दिया है। आपको बता दें कि पीटर नवारो ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते हैं। नवारो ने ही ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनके व्यापार नीति बनाई थी। आज भी ट्रंप सरकार की आर्थिक नीतियां नवारो ही बनाते हैं। बहरहाल बात करते हैं अगले खबर की। मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन जारी रखने पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को आज दोपहर 3 बजे से पहले आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद इस मामले में अब फिर सुनवाई शुरू हो गई है। मामले में पहले सुनवाई करते हुए एसीजे श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती सांठे की बेंच ने कहा कि अगर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर कठोर जुर्माना, अदालत की अवमानना की कार्यवाही और अन्य कार्रवाई की जाएगी। आप किसी हाईकोर्ट के जस्टिस को पैदल चलकर अदालत पहुंचने पर सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे। हम राज्य सरकार से भी जानना चाहते हैं कि वह क्या कर रही थी। एसीजे चंद्रशेखर ने फटकार लगाते हुए कहा कि बस इस उम्मीद में कि आपके आवेदन पर कोई आदेश पारित हो जाए, आप वहां बैठे नहीं रह सकते हैं। हम साफ साफ बता रहे हैं कि उनको वहां से तुरंत हटना होगा। आज दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी वहां नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम किसी को भेजेंगे या खुद सड़कों और धरना स्थल पर जाकर देखेंगे कि सभी लोग वहां से चले गए हैं या नहीं। जरांगे 29 अगस्त से ओबीसी वर्ग के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनके आमरण अनशन का 5वां दिन है। सोमवार से जरांगे ने पानी पीना भी बंद कर दिया है, जिस पर कोर्ट के फटकार के बाद सुनवाई जारी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर पर, जहां राष्ट्रपति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बिलों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह संविधान की व्याख्या सिर्फ राष्ट्रपति के मामले में करेगा, किसी राज्य या व्यक्ति से जुड़े अलग अलग मामलों में नहीं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देंगे तो केंद्र को भी जवाब दाखिल करना होगा। इस पर सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि हम अलग अलग राज्यों के मामलों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि केवल संविधान की धाराओं को ही देखेंगे। इस पर सीजेआई ने सिंघवी से पूछा कि अगर राज्यपाल बिल को रोक कर रखें और वापस विधानसभा को ना भेजें तो क्या होगा। जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि ऐसी स्थिति में बिल आगे नहीं बढ़ पाता और पहले के फैसलों के अनुसार वो फॉल थ्रू मान लिया जाता है जब तक कि अनुच्छेद 200 की पहली शर्त पूरी ना हो। आपको बता दें कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि विधानसभा से पास बिल को या तो मंजूरी दे या मंजूरी रोक लें, पुनर्विचार के लिए वापस भेजें या राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर लें। तो अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में आए सबसे बड़ी त्रासदी की, जहां जान गंवाने वालों की संख्या 1400 के पार जा चुकी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक घायलों की संख्या 3200 के पार जा चुकी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जलालाबाद के पास रविवार रात 6.0 की तीव्रता का भूकंप आया। इस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वो इमारतों के मलबे में दब गए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनिया भर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही 15 टन खाने का सामान काबुल से कुनार भेजा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत आगे भी अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजता रहेगा। 2021 में तालिबान सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता रोक दी थी, लेकिन भारत आगे आकर संकट के समय अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो तमाम घटनाएं हैं, तमाम राजनीतिक हलचल है, वो हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तमाम जो घटनाक्रम है उसकी भी चर्चा परिचर्चा हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।